वकील भानु प्रताप जी, इनसे बातचीत करेंगे कि कल जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर ये किस तरह से देख रहे हैं। एग्जिट पोल में जिस तरीके का जो अनुमान लगाया गया है उसमें साफ तौर से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी, और अगर हम एनडीए की बात करें तो सुपड़ा साफ होने वाला है बिहार के अंदर से, तो उसको लेकर बातचीत करते हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारत सरकार, पूरी कैबिनेट जो है उतरी हुई थी चुनावी प्रचार में, कैसे आप देख रहे हैं सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, क्या वजह रही? देखिए, आपने भी वहां जमीन पर देखा है और मैं भी व्यक्तिगत रूप से वहां गया हूं, मैंने भी जमीन पर देखा है जी। जो वहां बिहार की जनता की भावना है उसके हिसाब से ये बिल्कुल सच है कि अगर पूरी तरह से फेयर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ी अगर नहीं हुई है, ईवीएम में जिस तरह की गड़बड़ी की खबरें कई जगह से आई हैं, और हम बार बार इस सवाल को उठाते रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बीजेपी केवल ईवीएम में गड़बड़ी कर ही जीत सकती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, पूरी तरह से फेयर इलेक्शन अगर हुआ है, तो आप मान लीजिए कि बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ, और कई जगह हो सकता है उन लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएं। सर, ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी तो ये कह ही रही है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो पहले से ही जो है ईवीएम को लेकर क्यों इस तरह के सवाल खड़े किए? देखिए, ऐसा कई बार हुआ है, केवल अब की बात नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है। ईवीएम को लेके पहले से सवाल नहीं, ईवीएम को लेके हमेशा से सवाल रहा है, हमेशा से सवाल रहेगा। और आज अगर हम ईवीएम का उठा रहे हैं तो आप जरा पीछे चले जाएं, 2009 के दौरान से अगर आप देखें तो हमसे कहीं ज्यादा बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था जी। जो इनके एक प्रवक्ता रहे हैं उन्होंने तो इस पर किताब भी लिखी है 250 पेज की। और इनके एक दूसरे जो सुब्रमण्यम स्वामी है उन्होंने पिटीशन भी डाली सुप्रीम कोर्ट में। ईवीएम का मुद्दा इस देश में वाकई में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस देश की आबादी, आप देखें जरा एक उदाहरण उसमें देखें कि जिस समय ईवीएम का ये सब मामला चला तो जर्मनी में जब मसला चला तो एक व्यक्ति ने डाला कि भाई ये जो मशीन है इसके विषय में जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जान सकता है, आम पब्लिक नहीं जानती, और इससे फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो संभव नहीं है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो थी जर्मनी की, उसने देखा और उसने कहा वाकई में कि भाई मशीन है वो चिप है, और चिप में क्या है, कैसे वर्क करती है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जान सकता है, आम पब्लिक नहीं जान सकती। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो ये जो आप सरकार चुन रहे हैं, सरकार चुनना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और उस महत्वपूर्ण कार्य में जब संविधान में एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू अगर उसको दी गई है, तो समानता का जो है जो आधार लिया गया है, इसमें भी समानता होनी चाहिए कि हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि वोटिंग किस तरह से हो रही है। एक आम आदमी को, आप जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को और बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को यही पता नहीं है कि ईवीएम कैसे वर्क करती है, इसीलिए बार बार इस पर सवाल उठाया जाता है। और देश की तो आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चंद होंगे उन्हीं को मालूम है कैसे वर्क करती है। इसलिए सरकार चुनने की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। सर, अब सवाल यह है, सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो माना तो एक बार आप जो है ईवीएम पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हार जा रही है, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, सभी लोगों का ओपिनियन यही है, और ज्यादातर बीजेपी के नेता भी दबी जुबान मान भी रहे हैं, लेकिन 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या आप मान जाएंगे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है? मैं आपको थोड़ा सा अरुण जी पीछे ले जाता हूं। अगर आप 2019 का चुनाव देखें तो 2019 के चुनाव के समय, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी जबरदस्त इस बात का था कि बीजेपी हारेगी, बीजेपी जीत नहीं सकती। केवल बीजेपी वाले कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी और 300 से ज्यादा सीटें लाएगी, और पूरी जनता जानती थी कि इन्हें 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। और उसके बाद में आपने देखा कि जितना कह रही थी बीजेपी, उसी हिसाब से उतनी ही उन्हें जो सीटें मिली। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी है। और केवल यही बात नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया तो फिर बताता हूं, कई जगह ऐसे उदाहरण रहे हैं 2019 के चुनाव के भी कि जहां जो कैंडिडेट है, खुद कैंडिडेट की वोट अपने बूथ पे उसको नहीं मिली है। इसे क्या मानेंगे आप? इसका मतलब साफ है, निश्चित रूप से परिणाम भले कुछ भी हो, ईवीएम को लेकर आप लोग का आंदोलन लगातार नहीं, ईवीएम का आंदोलन, परिणाम चाहे इसमें जो भी हो, चाहे तेजस्वी जीते, चाहे वो जीते, आपके जो बीजेपी जीते या कोई जीते, ईवीएम का आंदोलन हमारा लगातार चलेगा।
ईवीएम का आंदोलन कोई आम आंदोलन नहीं है। ईवीएम का आंदोलन इस देश की आजादी का आंदोलन है, इस देश को बचाने का आंदोलन है और ईवीएम पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं, देखिए कई सवाल होते हैं, हालांकि इस पे चर्चा होगी तो बहुत लंबी हो जाती है, पर फिर भी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। अमेरिका में अभी चुनाव हुआ है जी, इतना बड़ा देश है, 32-33 करोड़ की आबादी है और वहां पे तकरीबन मेरे विचार से तकरीबन 20 से 22 करोड़ के लगभग वोटर है। वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और आप देख रहे हैं कि गिनती में लगभग हफ्ता भर लगा है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का चुनाव और वो भी बैलेट पेपर से, और वो भी बड़े आराम से, बड़े धैर्य से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? यहां से ज्यादा पढ़े लिखे और सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो अगर जो है ईवीएम से नहीं करा रहे हैं, वो बैलेट पेपर से करा रहे हैं। हमारे यहां क्यों हो रहा? हमारे यहां साफ इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की नीयत खराब है और बीजेपी को जो बिहार में आपने जमीन पे देखा है, जो बीजेपी की रैलियों में मतलब सीटें खाली पड़ी हैं और तेजस्वी की रैलियों में जबरदस्त जन सैलाब हो रहा था। मोदी की रैली में प्रधानमंत्री खत्म है, मोदी प्रधानमंत्री वो सब खत्म है। प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं है, वो सब पुराना ही जो सब कुछ है, वही राम मंदिर, वही वो सब कुछ, वही पुराना उनका राग है हिंदू मुस्लिम ये। और जब ये जो लद्दाख में 20 जवान बिहार रेजिमेंट के शहीद होने का जो दाव नहीं चला, तो प्रधानमंत्री पुलवामा को ले आए हैं। तो पुलवामा का मुद्दा, एक पुलवामा के मुद्दे ने ये बात, एक और बात ये साबित कर दी है कि राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये बीजेपी पाकिस्तान के साथ में इनका आपस में गठबंधन है। और भैया जब उन्हें दिक्कत होती है तो ये अपने यहां तीर चलाते हैं और जब इन्हें दिक्कत होती है तो वहां से एक कहलवाते हैं। अन्यथा पुलवामा का मसला इस समय लाने का मतलब ही नहीं था। ईवीएम में बड़ी जबरदस्त धांधली है, आप ये बात मान रहे हो 100%। ठीक है, लेकिन मसला सर ये भी है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सारे एग्जिट पोल और जो सब बता रहे हैं कि भाई मोदी जी की वहां पे जो है सफाया होने वाला है, ये हार किसकी मानी जाए, नीतीश कुमार की या मोदी जी की? नहीं, नीतीश कुमार को जो है सीएम का फेस बनाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिस तरीके से देखा गया जो है कुर्सियां खाली रह गई, प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे थे। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या मोदी जी के फेस पर भी एक रेफरेंडम माना जाएगा और बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार का चेहरा गायब रहा? देखिए, मोदी जी के फेस पर रेफरेंडम आज नहीं है, मोदी जी के फेस पे रेफरेंडम लगातार हो रहा है। जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सब में मोदी जी के फेस, मोदी जी के अलावा बीजेपी पे प्रचार करने वाला कौन स्टार प्रचारक बताओ आप? कोई भी नहीं है, सिर्फ मोदी। जहां देखा जाए मोदी। तो जो भी इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन के परिणाम मोदी जी के फेस पर रेफरेंडम है। दूसरी बात, मोदी जी ही नहीं हार गए हैं, परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, वो तो कल सामने आ जाएगा। अब से 14-15 घंटे बाद में सब पता लग जाएगी क्या कहानी है। लेकिन मोदी जी पहले ही दिन हार गए जब वो अपनी पार्टी का बिहार में, कोई राज्य में चेहरा नहीं दे सके। कोई बिहार में चेहरा तो नहीं दे पाए, हर जगह मोदी जी का चेहरा, सेंटर में तो मोदी जी का चेहरा, स्टेट में कहीं चुनाव हो तो मोदी जी का चेहरा, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है। तो हार वो पहले ही गए और सबसे बड़ी हार उनकी ये हुई कि अपनी पार्टी का कोई चेहरा ना देके वो नीतीश कुमार का चेहरा दे रहे हैं। और नीतीश कुमार इसलिए हार गए, नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, अपने लिए बहुत बड़ी इमेज की बात करते हैं, 15 साल से वो सत्ता में है। जब उन्हें मोदी जी को साथ में लेकर चलना पड़ा है और उनकी हर मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की हर मीटिंग में मैं रहूंगा, और कहा गया, कहलवाया गया, और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार, ये दोनों पहले ही हार चुके हैं, ये दोनों थके हुए लोग हैं। अगर पूरी कैंपेन देखो तो दोनों के चेहरे पे थकान, हार साफ नजर आती है। मोदी जी के चेहरे पे वो वाली बात नहीं अब आपको दिखाई देगी जो पहले कभी दिखाई देते थे। और नीतीश कुमार जी ने तो हार मान ली जब उन्होंने किशनगंज वाली रैली में कह दिया कि भाई मेरा तो ये आखिरी चुनाव है। इसका मतलब साफ मिल गया। और केवल यही नहीं, जिस तरह के उन्होंने भद्दी टिप्पणियां, भद्दी भाषा का व्यक्तिगत आरोप माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी पर, उनके परिवार पर किया, तो वो उनकी हार है जो सामने झलकती है। मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि आरजेडी ने कम से कम संयम बरता पूरे चुनाव 100%। देखिए पर जो है देखिए इसमें कोई शक नहीं, परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अगर जमीन पर जो दिखा है उसी के हिसाब से परिणाम आए तो आरजेडी की वहां पे सरकार बनेगी। और अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई, जैसी मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं, तो निश्चित रूप से बीजेपी सरकार। देखिए मैं ये मानता हूं, सीटों की बात मैं ये मानता हूं, आरजेडी अपने दम पर स्पष्ट रूप से सत्ता में
आएगी अगर महागठबंधन महागठबंधन कह सकते हैं, महागठबंधन के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि आरजेडी स्वयं भी 121 से ज्यादा सीटें जीतेगी, 122 से ज्यादा सीटें जीतेगी अगर इलेक्शन 143 243 में 144 पे बोल रहे हैं ना। हाँ। निश्चित रूप से 122 से ज्यादा सीटें जीतेगी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो। अगर ईवीएम में धांधली करके गड़बड़ी करी है बीजेपी ने तो कुछ भी परिणाम हो सकता। दूसरी बात, अगर फेयर हुआ तो केवल आरजेडी की नहीं, गठबंधन की भी बहुत सीटें आएंगे। सुपड़ा साफ तो उनका सच्चाई में पूरे देश से हो चुका है। ये बिहार का चुनाव अगर आप देखें ईमानदारी से, ये पूरे देश का आईना है और ये आईना उस बात का है कि लॉकडाउन में इस मोदी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया और अपने एजेंडे के तहत इन्होंने जो सारे कानून, चाहे श्रम कानून हो, चाहे किसानों की रेड मारनी हो, सब कुछ जो इन्होंने बर्बाद किया है। देश की जीडीपी -24 में पहुंच गई और आने वाले जो कहा जा रहा है इस साल की जो वो रहेगी वो -12 में। तो ये जो सब कुछ हुआ है और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जो आपके सामने निकल के आई हैं, उनकी स्थिति पूरी तरह से बर्बाद है। कोरोना के अलावा किसी और का इलाज हो ही नहीं रहा। इन सारी स्थितियों को देखते हुए वहां पूरी तरह से देश का आईना बिहार चुनाव में आपको दिखा। देश की जनता का रेफरेंडम है। अगर देखा जाए तो कल क्या रिजल्ट होगा मैं नहीं कह सकता। कह रहे हैं कि सर जिस तरीके से जो मुद्दे रहे बिहार चुनाव में, आपने कहा बेरोजगारी की, जो इकोनॉमी की जो हालत हुई है, जिस तरीके से जो बेड़ा गर्क हुआ है, अभी जो है 8 नवंबर जो है गया है कि भाई नोटबंदी की चौथी बरसी मनाई गई लोगों में। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं, क्या जो बेरोजगारी का मुद्दा जो चुनाव में छाया रहा है, क्या एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरेगा? जिस तरीके से बिहार के अंदर स्थिति देखी गई और लॉकडाउन के दौरान जो मजदूरी की जो स्थिति पैदा हुई है, क्या उस सब पर जो है मोदी सरकार पर ये लोगों ने मोदी सरकार पर गुस्सा निकला है? क्या राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा? नहीं, मैं मानता हूं राष्ट्रीय मुद्दा। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे का तो आप इसी तरह से देख सकते हैं कि मोदी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया और उससे साफ ये झलकता है आपको कि जब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मोदी जी के जन्मदिन पर बनाया गया तो ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है और बिहार चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से रहा। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उसके बाद हमने जमीन पे देखा लोगों में वाकई में इस बात का बड़ा प्रभाव था कि भाई 10 लाख लोगों को रोजगार तो दे रहा और बीजेपी कभी 19 की कहती है और कभी कहती है कि मिल ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। उसमें भी वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देंगे, हम रोजगार देंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है, काम धंधा देंगे। नहीं, उसमें 2 चीज है। अगर कौन बीजेपी वाले जो कह रहे हैं, हाँ बीजेपी वाले तो वो तो शब्दों की बाजीगरी करने के माहिर हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ और कुछ भी कह दें तो अभी वो मुकरदा है तो आप क्या कर लोगे उनका। वो तो इस कदर बेशर्म लोग हैं कि उन्हें जो है झूठ बोलने में जरा सी भी लज्जा नहीं आती है, कुछ भी कह सकते हैं। और आप देखें कि एक तरफ कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार दे ही नहीं सकते, दूसरी तरफ बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें कहा जा रहा है 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अबे तो तुम जब 10 को नहीं दे सकते तो 19 को कैसे दे दोगे? 4 लाख सरकारी और जो है 15 लाख रोजगार, उसमें पकौड़ा और बाकी चीजें। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप दे कैसे देंगे? एक आपका बिहार का जो मुखिया है इस समय बीजेपी का, वो कह रहा दे ही नहीं सकते, 58,000 करोड़ रुपए चाहिए और 52,000 करोड़ पहले ही सरकारी नौकरियों के वेतन वगैरह के लिए सब दिए जा रहे हैं, तो आप दे ही नहीं सकते। 19 कैसे दे सकते हो? अगर वो 10 लाख नहीं दे सकता तो 19 लाख कैसे दे सकते हो? यही काफी है झूठ के लिए और यही काफी है इस बात को जानने के लिए इस देश में बेरोजगारी, इस देश की भुखमरी, इस देश के युवाओं का जीवन जो दांव पे लगा है, जो बर्बादी की तरफ पूरी तरह से ढकेल दिया बीजेपी ने, वो वाकई में इस देश का पहला मुद्दा है। लेकिन इससे भी पहला मुद्दा मैं आपको कहूंगा वो मुद्दा है ईवीएम। अगर ईवीएम नहीं हटेगा और आप मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा है, ऐसा भी करती है बीजेपी, बड़ी शातिर पार्टी ये भी करती है कि राज्य है जीत जाए कोई बात नहीं, सेंटर में तो है, तो सेंटर में बने रहने के लिए हो सकता है वो राज्यों की बलि चढ़ाती चली जाए, उसमें गड़बड़ी ना करे, ये भी हो सकता है क्योंकि सेंटर से सब कुछ जो है कंट्रोल किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि राज्यों का जो जीएसटी है वो भी सेंटर ने हड़प लिया, वो दिया नहीं, तो कंट्रोल करना चाहती है पूरी तरह से, राज्यों को अपने हाथ में रख के अपने ऊपर निर्भर करना चाहती है। तो बीजेपी कुछ भी कर गरिमा जो होती है, जिस तरीके से जो पीएम पद की जो गरिमा होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से रेल लिया कि लगातार ताबड़तोड़ रेल लिया कि तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से उन्होंने जो है हमले बोले हैं, व्यक्तिगत हमले जिस तरीके से हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आखिरी में जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है एक चिट्ठी भी जारी करनी पड़ी कि आप जो है प्लीज आप वोट दे दीजिए, नीतीश कुमार की को जरूरत है, मुझे नीतीश कुमार की जरूरत है। अगर उसके बावजूद भी नकार देती है तो क्या आपको लगता है विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होगा? क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से
अपील कर रहा है और उसके बाद भी देखिए, वोट नहीं मिल रहा है तो प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता तो पूरी तरह से इस देश में खत्म हो चुकी है। ठीक है ना जी। रैलियां ताबड़तोड़ कितनी भी करें, मैं इससे नहीं मानता कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती है, इससे नहीं गिरेगी जहां तक मेरी समझ है। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा इससे निकलती है कि प्रधानमंत्री की जो भाषा होती है, जितने न्यूनतम स्तर पर, जितने नीचे से नीचे स्तर पर गिरकर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री और टारगेट करते हैं, कहते हैं कि जंगल रास्ता। अरे जंगल रास्ता तो तुम्हारा कौन सा राज है? तुम्हारे इस राम राज में तो देश का बेड़ा गर्क हो गया। ये तो जंगल राज से भी बदतर राज है जिसको तुम बात कर रहे हो, जहां बेगुनाह लोगों को तुम यूएपीए कानून में, एनएसए के तहत, गुंडा एक्ट के तहत बंद कर देते हो, किसी को भी कर देते हो। हजारों लोगों को तुमने बंद कर रखा। बेगुनाह निर्दोष लोगों को 80-85 साल तक के जो बुजुर्ग हैं उनको तुमने यूएपीए में, चाहे भीमा कोरेगाम का मुकदमा हो, चाहे दिल्ली दंगा हो, इनमें तुमने बंद कर रखा। तुम्हारा ये रामराज जंगल राज से भी बदतर है, इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, व्यक्तिगत आरोप, लालू जी पर आरोप, युवराज, जंगल राज का युवराज, ये जो इंडिकेट करके जो आरोप लगाए जाए, ये प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा नहीं है। प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देती, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से आती है। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं, और देश का हर व्यक्ति कहता है, जानता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जितना धूल में मिलाया है, जितना इसको मटिया मैट किया है, जितना प्रधानमंत्री पद को अपमानित किया है, इतना किसी ने नहीं किया, कभी नहीं किया और शायद कोई करेगा भी नहीं। और एक परिणाम अभी इस पे जो मैं बात कर रहा हूं, इस पर मोहर लग गई कि एक व्यक्ति के इलेक्शन में करोड़ रुपया खर्च कर दिया, हजारों करोड़ भी रुपया खर्च हो सकता है ट्रंप के में। और एक प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि अब की बात ट्रंप सरकार, अब क्या हो गया, हार गया ना तुम्हारे यार, ठीक है नहीं? तो ये जो चीज है, प्रधानमंत्री किसी देश में होता है, वहां पर हमें देश की बात करनी है, व्यक्ति की नहीं। तो गरिमा उन्होंने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी प्रधानमंत्री पद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.